खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हर सियासी दल एक के बाद एक नया सियासी दांव चल रहा है। इस बीच 2 दिनों के चुनावी दौरे पर कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मैंगलोर में जोरदार रोड शो के बाद चर्च जाकर प्रेयर की। इसके बाद वो गोकर्णनाथेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा करने के बाद सीधे उल्लाल दरगाह पहुंच गए। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ पहुंचकर शंकराचार्य की भी दुआएं ली। राहुल गांधी के सियासी टूरिज्म को बीजेपी के हिंदू राग का जवाब माना जा रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर पैसे का इस्तेमाल कर सरकार बनाने और सत्ता की खातिर देश को बांटने का भी आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेसी सीएम सिद्धरमैया की सरकार ने लिंगायत कम्युनिटी को अलग मजहब का दर्जा देने की 147 साल पुरानी मांग मानकर एक सियासी मास्टर स्ट्रोक चला था। बीजेपी अभी भी कांग्रेस के इस दांव की काट तलाश रही है, इस आरोप के साथ कि कांग्रेस की मंशा सियासी फायदे के लिए हिंदुओं का बंटवारा है। ऐसे में राहुल का मंदिर, दरगाह, चर्च और मठ का दौरा आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश है? राहुल का सबका साथ क्या रोक सकेगा कर्नाटक में बीजेपी का विजय रथ? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक में जोरों पर सियासी नाटक। मंदिर, दरगाह और चर्च की चौखट पर राहुल की दस्तक। क्या राहुल की जियारत शिद्दत पसंद सोच को जवाब है? राहुल का सबका साथ क्या रोकेगी कर्नाटक में बीजेपी की जीत? कर्नाटक में कांग्रेस इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस रियासत में अपनी हुकूमत बचाने में लगी है, तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी साउथ में अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने जीत के लिए सबका साथ के नारे का सहारा लिया है। यही वजह है कि राहुल गांधी मंदिर, चर्च, दरगाह की चौखट पर हाजिरी देते नजर आए। वहीं कर्नाटक में राहुल गांधी ने अवाम से खिताब किया। राहुल गांधी ने खिताब के दौरान बीजेपी और संघ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी और संघ के लोग हिंदुस्तान को तकसीम करने में लगे हुए हैं, जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी शक्ति आप मुझे दोगे, पूरी की पूरी शक्ति उनसे लड़ने में, हिंदुस्तान को जोड़ने में मैं डाल दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री बनाओ और 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। 4 साल हो गए। इस मीटिंग में एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया हो, हाथ उठा के दिखा दो। राहुल गांधी का मंदिर, दरगाह और चर्च का दौरा कहीं न कहीं शिद्दत पसंद जहनियत रखने वाले उन अफराद के लिए जवाब है जो अकलियत और अक्सरियत के दरमियान हमेशा नफरत के बीज बोते हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का सबका साथ क्या कर्नाटक में बीजेपी की जीत को रोक सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही है कि राहुल का सबका साथ क्या कर्नाटक में बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगा? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से आज गुलरेज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही साथ बेंगलोर से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मसला आज कर्नाटक की पॉलिटिक्स का है। हमारे साथ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कर्नाटक की सियासत को बखूबी समझते हैं। उनके एक्सपर्ट व्यूज आज बहुत अहम होंगे। साथ ही साथ शादिक अहमद लखनवी साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी बेंगलोर से आज हमारे साथ लाइव इस डिबेट का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में कुंवर दानिश अली हमारे साथ होंगे, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीएस के, और जेडीएस इस बार बीएसपी के साथ मिलकर कर्नाटक का चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले गुलरेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज राहुल गांधी
ने अपने सियासी दौरे में एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की। और मैसेज क्या था? मैसेज था सबका साथ का। जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रही है, लगातार आप कह रहे हैं कि सिद्धरमैया हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू कर्नाटक में खतरे में है, मतलब 4 साल से आपकी सरकार केंद्र में है और हिंदू खतरे में है कर्नाटक में। आज लगा ये कि राहुल गांधी आपको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो मंदिर भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, मठ के अंदर भी जाते हैं और हर जगह जाकर आशीर्वाद लेते हैं, दुआ मांगते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो सबका साथ का मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तो सबके साथ हूं। देखिए समीर जी, जहां गुलरेज, तक राहुल गांधी जी की बात है तो वे तो वंशानुगत रूप से कम्युनल हाँ जी मैं बोल रहा हूं, जहां तक राहुल गांधी जी का विषय है वे तो वंशानुगत रूप से ही सांप्रदायिक नहीं है बल्कि बहुसंप्रदायिक मल्टी कम्युनल पर्सन है। और यह गुण जो है वो उनको अपने पिताजी से प्राप्त हुआ है। और मैं उनको जो मल्टी कम्युनल कह रहा हूं वह उनके कर्तव्य के आधार पर कह रहा हूं। आप देखिए गुजरात का जब चुनाव हुआ, जहां 90% लगभग हिंदू पॉपुलेशन है, तो वहां उनको आवश्यकता नहीं लगी कि किसी मजार पर जाकर किसी मस्जिद में जाकर अपना मत्था टेकें, बल्कि हुआ क्या, उल्टा हुआ कि अंडर द टेबल आर्च बिशप ऑफ गांधीनगर ने फतवा एक तरह से निकाला कि सावधान, जो देशभक्त शक्तियां हैं वो प्रबल हो रही हैं, खबरदार रहना इनसे। और जब कर्नाटक में जब वो जाते हैं जहां 15 से 16% मुस्लिम जनसंख्या है, तो वो मजार पे भी जा रहे हैं, वे चर्च में भी जा रहे हैं, वे मंदिरों में भी जा रहे हैं। और अभी अभी रविवार को ही कांग्रेस पार्टी के जो महाअधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने स्वयं को पांडव की संख्या दी और हमको उन्होंने संज्ञा दी कौरवों की। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी की बुद्धि शुद्धि करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि कौरव कौन है। देखिए साहब, कौरव दुर्योधन के भाई हैं। और दुर्योधन कौन है? दुर्योधन जो है वो वंशवादी है, जिसके पिता ने धृतराष्ट्र ने वंशवाद के में अंधे होकर अपने वंश के बाहर सत्ता ना जाए उसके लिए पूरी की पूरी सुनिश्चित नीति रीति चली और उसका जो परिणाम आया वो दुनिया के सामने है। और राहुल गांधी बेसिकली चुनावी हिंदू हैं या चुनावी मुसलमान हैं या चुनावी क्रिश्चियन हैं। और यहां तक कि अगर भारत में कोई यहूदी वोट बैंक होता तो समय पड़ने पे वो चुनावी यहूदी भी बन जाते, परंतु ये सब कोरा नाटक है। और मैं इसको इसलिए प्रमाणित कर सकता हूं क्योंकि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण ये है कि जिस दिन उनको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पद मिला, मैं तो ये सवाल माता जी ने उनको कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए गुलरेज कि आप लगातार सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं। आपकी भी मंशा पोलराइजेशन की है, क्योंकि आपको 84% वोट बैंक हिंदुओं का नजर आ रहा है कर्नाटक में। लेकिन राहुल गांधी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या आपकी इस सियासत का जवाब नहीं है? जब वो मंदिर भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश नहीं कही जाएगी क्या कि हम सबके साथ हैं? आप सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सबके साथ हूं। सर, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू हिंदू नहीं करती, हम तो सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पे कार्यरत हैं। अभी आपको पता होगा ख्वाजा गरीब नवाज जी को जो चादर भेजी किसने भेजी? नरेंद्र मोदी जी ने भेजी। और लेके जाने वाले कौन? मुख्तार अब्बास नकवी जी। और हम बात करते हिंदू हिंदू की नहीं करते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जिसके विषय में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो जीवन की शैली है। अब आप किसी को भी भारतीय जीवन शैली से यदि पीड़ा है तो वो कोई और शैली को अपना ले, वो स्वतंत्र है। ठीक है, ठीक है। शादिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शादिक अहमद साहब, अभी तो बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है कि आप कर्नाटक में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने लिंगायत समुदाय को, लिंगायत कम्युनिटी को अलग रिलीजन का दर्जा देने की मांग मानी है, उसके बाद हम देख रहे हैं वहां पर लिंगायत और वीरशैव कम्युनिटी के लोग आमने सामने हो गए। तो आपके ऊपर बांटने का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी बांट रही है। सच्चाई है क्या? देखिए, जहां तक जाति के आधार पर बंटवारे की बात है तो ये हिंदुस्तान की सियासत में कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
शुरुआत से लेके और आखिरी तक, आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है, और वो है जाति। अभी भी यहां पर जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जो कदम उठाया है, जाति नहीं, हम Actually हिंदुत्व जो कि अच्छा, हमारी जीवन शैली है उस माला में सबको बुनना चाहते हैं, और वही एकमात्र ठीक है, ऐसा ठीक है, है गुलरेज जिसको भाई, बुनेंगे। आप जब बोल रहे थे, गुलरेज साहब, आप गुलरेज जब साहब, बोल रहे थे तो शादिक- मैं शादिक बहुत अहमद को बहुत बोलने आराम दें। से सुन रहा उनका था। टर्न है, जी। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद आपको जो बोलना है वो बोलिए, या अगर आप बोलना बोलिए, चाहते बोलिए हैं शादिक। तो आप पहले और बोल बोलिए, लीजिए, बोलिए। और 5 मिनट आप ले बोलिए। लीजिए। जब आप बोल चुकेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। बोलूं मैं? बोलिए। नहीं, आप बोलिए सर। जी। तो अभी जो कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में जो कदम उठाया है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और अच्छा कदम इसलिए इसको कहना है क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो कई सौ साल से पेंडिंग था। जो मसला कई सौ साल से पेंडिंग था, जो इतना क्रिटिकल था, एक जाति विशेष के लोग परेशान हो रहे थे, और उन्होंने जब रिप्रेजेंटेशन दिए कांग्रेस की गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, जो प्रोसेसेस फॉलो होना चाहिए, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर सुपरविजन में जो जिन एहतियात को रखते हुए उसके ऊपर फैसला होना चाहिए, वो प्रोसेस को फॉलो किया। धर्म गुरु जो है उनको कंसल्ट किया, उसके बाद में अपना रिकमेंडेशन के हाँ, उस कमेटी का रिकमेंडेशन कि हाँ ये चीज सही है और ये होना चाहिए, उसको अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इफिशिएंटली विद इन टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि हाँ इस पे आप विचार कीजिए और जो जिनका हक है वो उनको हक दीजिए, जो लोग मांग रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने जातिवाद कहां से कर दिया, और किस लिए उसको ये कहना सही है कि ये जाति के लिए या वोट्स के लिए किया हुआ काम है। 1000 काम कांग्रेस गवर्नमेंट प्रोग्रेस के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो ऑलरेडी कर रही है स्टेट में, और आगे के बजट्स में भी जो प्लान है। इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि ये दरअसल सीधे सीधे एक सियासी फैसला है सिद्धरमैया सरकार का। चुनाव से ठीक पहले वो इस फैसले के जरिए फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतना भोले आप कैसे बन सकते हैं? जिस तरह से आपको ज्यादा जानकारी है, क्योंकि ये खेल आप यूपी में खेले, ये खेल आप एमपी में खेले, ये खेल आप राजस्थान में खेले, आपको ज्यादा मालूम है कि ये मेरी बात सुनिए है या नहीं है। ये कोई नई मांग नहीं थी ना, ये कोई नई मांग नहीं थी डिसीजन मेकिंग के। 5 साल में आपको क्यों नहीं याद आया? जब चुनाव आए तब आपको क्यों याद आया कि लिंगायत कम्युनिटी को अलग रिलीजन का दर्जा दे दिया जाए? आप ही की यूपीए सरकार ने इस फैसले को ठुकराया था। सारी चीजों पे वर्क कर रहे हैं। अब सिद्धरमैया कह रहे नहीं ये फैसला सही है। आप लोग देख नहीं रहे हैं, बेंगलोर सिटी वर्ल्ड की डायनेमिक सिटी बनी है, शंघाई को पीछे छोड़ा है। ये अभी क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि इस पे काम हुआ, इस पे काम हुआ, इसलिए हुआ। ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा, आपको बेंगलोर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आके देखिए, आपको पता चलेगा कि सिटी कहां पहुंच गई है, मेट्रो में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना फास्ट उसको एग्जीक्यूट किया है। ये आप नहीं देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको एक सांप्रदायिक रूप देके, जिनके ऊपर प्रोपोगंडा किया जा सके और जिस पर राजनीति करी जा सके, तो उसको हम रोक नहीं सकते। वो आपका डीएनए है, आप करते रहिए। लेकिन जनता समझदार है, जनता समझ रही है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आने वाले चुनाव में वो उसका जवाब देंगे। ठीक है रावत साहब, ये भोलापन जो है कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन का, ठीक है। गुलरेज भाई मैं आता हूं। रावत साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? लिंगायत कम्युनिटी अलग धर्म का दर्जा मांग रही है। ये तो कोई आज की या 1-2 साल पुरानी मांग तो थी नहीं, 147 साल पुरानी मांग थी जी। और इससे पहले भी इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। 5 साल से सिद्धरमैया की सरकार वहां पर मौजूद है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी यह मामला सामने आया और उसको ठुकरा दिया गया। अब ठीक इलेक्शन से पहले यह फैसला लेना क्या सियासी फैसला नहीं है क्या? बिल्कुल 100% सियासी फैसला है। लेकिन मैं इनकी बात पर हल्का मुस्कुरा भी रहा था, साजी जी की बात पर। ये कह रहे थे कि ये तो 150 साल पुराना फैसला है और कांग्रेस को इस पर फैसला लेना ही था। 400 साल पुराना तो मंदिर का मामला लटका हुआ, जब से देश आजाद हुआ तब से राम मंदिर का मामला लटका हुआ। अगर फैसला लेना होता तो तभी ना ले लेते फैसले का। जब इनको ये पता लग रहा है कि ये वोट बैंक मेरे पास आएगा 17%, तो फैसला ले लिया। अगर यही फैसला अगर इनके दिमाग में ये होता कांग्रेस के में कि अगर हिंदुओं के प्रति इनको इतना ही लगाव होता
तो ये मंदिर का फैसला भी ले सकते थे। इतने सालों इनकी सरकार रही है, वहां तो फैसला नहीं लिया। यानी एक लोगों को गुमराह करने में दोनों ही पार्टी माहिर है कहीं ना कहीं, और राजनीतिक पार्टियां सभी माहिर होती है, मैं इनको जो दोष नहीं देता, लेकिन ये सरेआम ये दिखाता है इस बात को नहीं। लेकिन लिंगायत कम्युनिटी के लिए ये फैसला फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा? ये धर्म के लिए नुकसान है। लिंगायत से मतलब नहीं, ऐसे तो बहुत सारे, कल को राधा स्वामी बोलेंगे कि हमें दे दीजिए, कल को आर्य समाजी बोलेंगे कि हमें भी दे दीजिए, 150 साल पुरानी हमारी मांग है, कल को ब्रह्मा कुमारियां भी बोलेंगी। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा हिंदू धर्म बांटने के लिए, इनकी वोटों के लिए। हम तो इसका विरोध करते हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता। वो भी हिंदू हैं, वो शिव भक्त को मानते हैं, वो दूसरे को मानते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि उनको आजादी दे दी जाए। यानी आपको बीजेपी के इस आरोप में दम नजर आता है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश है इलेक्शन से पहले? ये बात ठीक है बीजेपी की, क्या मेरी अपनी बीजेपी की तो अपनी बात कुछ और हो सकती है वोटों के लिए, लेकिन मैं एक धर्म गुरु के तौर पर कह सकता हूं कि ये कांग्रेस का फैसला गलत है और ये हिंदुओं के लिए गलत है, और इसका नुकसान इनको अगले चुनाव में भी हो सकता है। एक चुनाव में काट की हांडी ये चला सकते हैं, वोट ले सकते हैं लिंगायतों की, अगले चुनाव में यही लिंगायत इनके विरोध में हो जाएंगे। कुंवर दानिश अली, जेडीएस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कर्नाटक में इलेक्शन में, और बीएसपी के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से वो अपने सियासी दौरे में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंदिर भी जा रहे हैं, दरगाह भी जा रहे हैं, मठ भी जा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं। देखिए, किसी भी धर्म पर किसी पार्टी या संगठन का पेटेंट नहीं हो सकता। जो लोग अगर राहुल गांधी को ये कहते हैं कि यार वो हिंदू हो जाते हैं गुजरात में जाकर के, वहाँ जो है बेंगलोर में जाकर के चर्च चले जाते हैं, दरगाह चले जाते हैं, मठ चले जाते हैं, अरे भैया अगर राहुल गांधी इस देश में हिंदू नहीं होंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू के ग्रेट ग्रैंडसन अगर हिंदू नहीं होंगे, तो कौन सा समीर अब्बास या दानिश अली हिंदू होंगे क्या? तो ये सब गलत है। और जहां तक ये बात सही है कि भी गुजरात में के चुनाव में आप दरगाह में क्यों नहीं गए, चर्च में क्यों नहीं गए? कर्नाटक में आते ही आप दरगाह और चर्च जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गुजरात में कोई दूसरी सेकुलर पार्टी उनके विरोध में नहीं खड़ी थी। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर जो है वो एक दूसरी सियासी जमात, राजनीतिक पार्टी, सेकुलर पार्टी सामने खड़ी है। गुजरात में क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला था तो वहां सिर्फ मंदिर की बात हो रही थी। कर्नाटक में क्योंकि ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस जेडीएस, इसलिए वहां जो है सभी मजहबों की बात हो रही है, इसलिए सभी मजहबों को लेकर के चलने की बात है। दूसरी बात जो यहां तक लिंगायतों का सवाल है, देखिए ये मांग जो है विद इन कम्युनिटी उभरी है। ये लिंगायतों, ये उस समाज की मांग थी और ये मतलब कई सौ साल से चली आ रही है। देखिए बसवन्ना की जो टीचिंग्स थी उसको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। जो गैर बराबरी समाज में थी उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन, एक बसवन्ना बसवेश्वर ने शुरू किया कि सबको समानता, तो वो उस समानता को वो लाए। आप इस फैसले के साथ आज वो जो मांग ये 1871 के सेंसस में, नहीं मैं वही कह रहा हूं, नहीं मैं देखिए फैसला का टाइमिंग जो है वो सही नहीं है। ये ऐसा ही मान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से एन वक्त पर पहले उन्होंने खुल के स्वीकार नहीं किया, गले नहीं लगाया। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने जाते जाते मराठा और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करी ना, उसको बात करी ना, ऐसे ही इसका होने वाला है। क्योंकि सीतारामैया ने केंद्र सरकार को भेज दिया, केंद्र सरकार कहेगी अगले 15 दिन में हमें आज चिट्ठी मिली है, और तब तक आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि ना देने वाले की नीयत साफ है, ना दिलाने वाले की नीयत साफ है। अगर नियत साफ होती है तो मामला दूसरा होता है। जैसे कर्नाटक के अंदर जनता दल की जब हुकूमत थी, देवेगौड़ा साहब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुसलमानों को 4% जो है रिजर्वेशन देने का काम करा, लीगली फुल प्रूफ तरीके से, ना कि आंध्र प्रदेश के में जहां कांग्रेस ने ऐलान किया और वो कोर्ट में जाकर के उलझ गया। तो ये जो है ये डिमांड विद इन कम्युनिटी है और बराबरी की लड़ाई है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी और सीतारामैया जी को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था, पहले साल में। और बीजेपी आज कैसे विरोध कर सकती है? जो येडियुरप्पा जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं
उनके मेमोरेंडम पर सिग्नेचर है 2013 में, जिस मेमोरेंडम के जवाब में यूपीए की सरकार ने वापस लिखा था कि लिंगायतों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, येडियुरप्पा ने तो खुद मेमोरेंडम पे साइन किया है कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। तो बीजेपी जरा कर्नाटक में जाकर के लिंगायतों के बीच में जाकर के कहे कि हम इसका विरोध करते हैं। खाली हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी जो है इसको इशू बना रही है कि ये तो हिंदुत्व पे खतरा है, ये तो हिंदुओं को बांटने की साजिश है। देखिए ये सब नहीं चले। बिल्कुल, ये आप जो है मौलाना समाज को ठगने का काम, मौलाना साजिद रशीदी, ये माइनॉरिटी स्टेटस को लॉलीपॉप की तरह यूज कर रही है क्या पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए समीर भाई, तमाम सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक कम्युनिटी की तरफ से ये मांग उठी है और उनको अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो उसमें बुराई क्या है? इसमें हिंदुओं को बंटने की बात कहां से आ गई? जब बीजेपी 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को बांटने की कोशिश करती है, जब मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, जब गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो उस वक्त भी तो बीजेपी को सोचना चाहिए ना कि ये हम क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि सियासी पार्टियां अपने अपने दांव चलती हैं और ये शय और मात का खेल है। कहीं कहीं वो हावी हो जाते हैं, कहीं ये हावी हो जाते हैं। इनको अपने मुद्दे प्यारे हैं, देश कहीं भी जाए। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन न सबका साथ है न सबका विकास है, अपना अपना विकास है, अपना अपना साथ है। ऐसे ही कांग्रेस भी यही कर रही है। 70 साल जो कांग्रेस ने हुकूमत की है देश पर, उन्होंने भी यही किया है, मुसलमानों का नाम लेकर के साहब तमाम संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, लेकिन दिया उनको कुछ नहीं। आज भी मुसलमान जहां खड़ा हुआ था वहीं का जहां मुसलमान खड़ा हुआ था वहीं खड़ा हुआ है। अरे गुल्ले शेख, आपको बोलने की बीमारी है क्या भाई? आप हर आदमी के बीच में बोल रहे हैं, आप चुप रहिए ना। देखिए आप चुप रहिए ना, पहले सुन लीजिए मेरे ऊपर ही बात कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, पक्ष रखना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरे भाई, आप हर आदमी के बीच में घुस रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, बोलना आप हर आदमी के बीच में घुस रहे हैं। बीमारी है क्या बोलने की? एसोसिएशन के अध्यक्ष है और इमाम बुखारी तो पूरे हाथ वगैरह सब मिलाकर गले मिल लिए थे कांग्रेस पार्टी से, वोट देने की अपील कर दी थी। अरे आपकी जबान में खुजली है क्या मेरे भाई? आप हर आदमी के बीच में बोलने बुरी बात है ना। आपको प्यार से सुना है, आपको प्यार से सुना है तो हमें भी सुन लीजिए, अल्लाह के लिए सुन लीजिए मेरे भाई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदुत्व का ख्वाब देख रहे हैं, जो लोग कॉमन सिविल कोड इस देश में लाना चाहते हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। और मैं तो ये कहता हूं कि जितनी हिंदू कम्युनिटी है उनको सामने आकर अपने अपने हक का मुतालबा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के संविधान ने, अरे गुल्ले शेख, आप हिंदू हो सकते हैं, आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, आप मोहन भागवत को सजदा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये आपकी गंदी सोच है, ये आपकी गंदी सोच है, ये आपकी गंदी सोच है। पहले मौलाना साजिद रशीदी को कह देंगे कि जाए जब मोहन भागवत को आप सजदा करते हैं। सुनिए एक मिनट, अरे सुन लीजिए यार, आपकी तो जबान में खुजली है भाई, ये तो जीवन शैली है। आपकी तो जबान में खुजली है। भारतीय रूप से जीता है वो हिंदू है। आपकी जबान में खुजली है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, आपकी जबान में खुजली है। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपको चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान के संविधान को मिटा दीजिए, हिंदुस्तान के संविधान को जला दीजिए और फिर कहिए हमें हिंदू हैं, फिर कहिए हमें हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान के संविधान ने मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको धर्म पर आजादी के साथ अमल करने की इजाजत दी है। आप कैसे भटक रहे हैं? आप पहले संविधान को जलाइए, ठीक है, आप पहले संविधान को जलाइए। साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या बात कर रहे हैं सर तनवीर अहमद साहब, क्या आपको लगता है बांटने की कोशिश की जुगत में हर पार्टी है दरअसल कांग्रेस के सिद्धरमैया अपने हिसाब से सियासी गणित देखते हुए एक बड़ा फैसला लेते हैं जो सीधे सीधे एक सियासी फैसला है, और दूसरी तरफ बार बार बीजेपी की तरफ से यह कहा जाना कि कर्नाटक में हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। तो बांटने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है क्या? बिल्कुल दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी भी अपना कार्ड खेल रही है और ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी बीजेपी के ट्रैप में आ चुके हैं। वो जो मंदिर, दरगाह
और गुरुद्वारे और चर्च जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में फिलवक्त कर्नाटका के कोई खास इंपॉर्टेंट चीज तो वो नहीं है, लेकिन शायद वो योगी जी के जवाब में जा रहे हैं। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, लिंगायत टैग जो दिया, मजहब का टैग दिया गया है, उसमें हिंदुओं को एज सच कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जैसा कि गुलरेज शेख साहब ने बहुत सही कहा कि हिंदुइज्म कोई एक मजहब नहीं है, एक कल्चर है, और उस कल्चर में जब मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आते हैं, लिंगायत भी ये कहते हैं कि हम एक अलहदा मजहब हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मजाहिब हैं, जैन है, बौद्ध है, आजकल हमारे जो दलित बिरादरान हैं वो कहते हैं कि साहब हम भी हिंदू नहीं हैं, हम मॉल निवासी हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें उनको घबराने की जरूरत नहीं है अगर वो टैग अलग हो भी जाता है। ये सारा पॉलिटिकल मूव है। देखिए, लास्ट इलेक्शन में केजीपी ने फायदा पहुंचाया था कांग्रेस को, इसलिए कि केजीपी के खाते में सारे लिंगायत वोट गए थे। और अब अगर कांग्रेस बहुत ही आसानी से सेल करना चाहती है, अपनी कश्ती को, अपनी नैया को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसको कम से कम 10% वोट शिफ्ट करवाने हैं। और ये 10% वोट अगर लिंगायत तबके के, जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों के आसपास, वो भी बड़ा तबका है, उसमें से अगर वीर शैवा छूट जाते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, वीर शैवास ज्यादातर साउथ कर्नाटका में है, और वीर शैवास का एलिनेशन, उनका मतलब रुझान, और वो कल्चरली और पॉलिटिकली ज्यादा एसोसिएटेड है बीजेपी से, और लिंगायत ज्यादा एसोसिएटेड है कांग्रेस से। मजीद ये कंसोलिडेटेड हो जाता है वोट बैंक और शिफ्ट करता है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस को इसमें फायदा है। हर पार्टी इस तरह कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसे सिद्धरमैया का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और मास्टर स्ट्रोक अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि उसको इस फैसले के बाद खुद क्या स्टैंड लेना है, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी नफा नुकसान देखा जा रहा है। जी, मजबूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। क्या राहुल का सबका साथ जो दिखाने की कोशिश की गई है इस दौरे में, वो रोक सकेगा कर्नाटक में बीजेपी का विजय रथ? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो बात हो रही है कर्नाटक की सियासत की, और जिस तरह से अलग अलग मुद्दे गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं ठीक चुनावों से पहले। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ हैं बीजेपी से। गुलरेज, इस वक्त ये तो आप मानेंगे कि सिद्धरमैया के इस फैसले के बाद बीजेपी पसोपेश की हालत में है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर इस फैसले का विरोध करते हैं तो लिंगायत कम्युनिटी नाराज हो सकती है, जो कि आपका अपना वोट बैंक रही है। इसी वजह से येदियुरप्पा साहब जो हैं वो इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दरअसल आप ये भी कह रहे हैं, इसीलिए आपने एक नई चीज निकाली है कि ये हिंदुओं को बांटने वाला फैसला है। इसके आगे आप कुछ नहीं बोल पा रहे। इसके आगे बोलने को कुछ है भी नहीं इनके पास। नहीं, देखिए, ये बात एक वास्तविकता है कि कांग्रेस नहीं, मेरी बात पूरी सुन ली आप। कांग्रेस पार्टी के तो ये डीएनए में है। कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता डीएनए की जब बात कर रहे थे, तो इनके डीएनए में बसा हुआ है कि देश को बांटना। आप देखिए 1924 में इन्होंने जिस तरह से खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, उसके बाद पाकिस्तान लखनऊ में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिए थे? सरकार बनाने के लिए भिंडर वाले को उठाया। यूपी में बीजेपी ने माइनॉरिटीज को टिकट क्यों नहीं दिए थे? अगर बंटवारे की बात आप शादिक साहब मैं आता हूं ना, इसके बाद आता हूं आपके पास। समीर जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं कि इनके प्रश्न का दूं? जी, मैं सब चीजों का उत्तर दूंगा। बिल्कुल, मेरे सवाल का जवाब दे। तो जब बिंडर वाले को ऐसा कोई भी दावा ना करें, इन्होंने पंजाब को जलाया, सही नहीं है, जहां तक आप लोगों को मीडिया को झूठ बोलने की आदत है। लिंगायत समाज डेफिनेटली हमारे वोटर हैं और हमारे कोर वोटर हैं,
और हम जो उनकी भावनाएं हैं उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन देखिए हमारा रिजर्वेशन कहां हो रहा है कि एक जो पॉलिटिकल मूव लिया है इन्होंने, इनको 4.25 वर्ष तक शासन किया, तो शासन नहीं किया, कुशासन किया, ताकि जनता जो है वो इनके मुख्यमंत्री जी की घड़ी को भी भूल जाए, जो जर्नलिस्ट की जो हत्या हुई उसको भी भूल जाए, जिस तरह से बेंगलोर कंजेशन फ्री हुआ करता था और अब कंजेस्टेड हो गया, जो क्लीन एंड ग्रीन था वो स्थिति नहीं रही। तो उन सब चीजों से डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रयास किया है, और ऐसा ही एक प्रयास माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2014 के जो आम चुनाव था उसके पूर्व में भी किया था, कि जब इन्होंने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के स्टेटस दिया था। और हमने बाद में जो देखा कि जहां जहां चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, जहां पर जैन बहुल्य थे जिन बूथों पर, उन बूथों में जैनों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और जहां तक कि लिंगायत, नहीं तो गुलरेज आप कह दीजिए ना कि ये फैसला सरासर गलत है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और हम कभी भी केंद्र सरकार से इस फैसले पर मुहर नहीं लगवा सकते। आप कह दीजिए ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप, अगर ये फैसला गलत है तो? नहीं सर, मैं आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ये लिंगायत समाज का इमोशनल इशू है जिसको पॉलिटिकली टेकल नहीं हो सकता। ये जो कांग्रेस उस पर पॉलिटिक्स कर रही है, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि लिंगायत भावनाओं का हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है शादिक साहब, अब बताइए तो वो सॉल्यूशन कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा उठाने के मकसद से ये एक चुनावी डिसीजन लिया गया है, वो ये कह रहे हैं। जो गुलरेज साहब ने बोला है 100% चुनावी पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दूंगा, मुझे उतना टाइम देखिए दे एक बात दीजिए। मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है, ठीक है, नहीं गुलरेज भाई मैं आता हूं, फिर आता हूं। शादिक साहब जवाब दे रहे हैं आपका, सुन लीजिए। ये समाज को टुकड़े टुकड़े करके भंजक करते हैं। अरे आप जेएनयू के फिर जेएनयू से पता नहीं क्यों नाराजगी है इतनी आपकी। इनका जब पूरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना बात शुरू करूंगा। जी बोलिए शादिक साहब। सबसे पहले तो इन्होंने जहां से अपनी बात शुरू करी है, कुशासन से, सीएम की घड़ी से, उन पॉइंट्स को मैं बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कितने लाख का सूट पहनते हैं, कौन डिजाइन करता है, कितने बार उसको दिन में बदलते हैं, ये जग जाहिर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सा पेन यूज करते हैं वो पूरे मीडिया को सबको दिखता है। मनमोहन सिंह जब थे तो कौन सा पेन, रेनॉल्ड का 10 रुपए वाला जो पेन यूज करते थे वो दिखता है। तो ये सब बातें तो ये इस टॉपिक से रेलेवेंट है नहीं है। नाउ बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, इनका कोई रेलेवेंस होना भी नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, चुनावों में। चुनाव में तो किस सरकार, कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है इस पर फैसला होना चाहिए। किसने कौन सी पेन यूज की, किसने कौन सी घड़ी लगाई, किसने कौन सा सूट पहना, ये क्या मुद्दे हुए भाई? इनका भी म्यूट कर दीजिए, इनका थोड़ा म्यूट कर दीजिए, जैसा मेरा म्यूट कर दिए थे इनका भी म्यूट कर दीजिए 2 सेकंड के लिए सर। 30-40 नहीं म्यूट कोई नहीं है, म्यूट कोई नहीं, अभी तक वो नौबत नहीं आई है। सुशासन, बोलिए शादिक साहब आप। सुशासन और अरे मैं खुद म्यूट हो जाता हूं, और कुशासन की मैं खुद म्यूट हो जाऊंगा सर। कुशासन अगर आपको वैसे भी एक मुसलमान स्वयंसेवक जब टीवी पे बैठता है उसको सब म्यूट करते हैं। कुशासन अगर आपको देखना है तो आप व्यापम का स्कैम देखिए। कुशासन अगर आपको देखना है तो जहां 6 साल की बच्ची को मार दिया जाता है, जहां पे मीट को लेकर लोगों को सड़क चलते हुए मार दिया जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कितने प्रकार की सेनाओं को मार्केट में छोड़ा हुआ है, ये वाहिनी, वो सेना, ये सेना, वो सेना, और वो जंगल राज मचा रहे हैं, भले ही वो राजस्थान हो, भले ही वो उत्तर प्रदेश हो, उसको कुशासन बोलते हैं। सुशासन इसको बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड ने कि मोस्ट डायनेमिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज बेंगलोर। वो मजाक नहीं है जी। तो ये हुई सुशासन और कुशासन की बात। अब मैं अपनी बात करता हूं, अभी मैंने इनका जवाब भारत दिया। का सबसे क्लीन शहर जब मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है तो जितने तरह के झूठ गवर्नमेंट में आने के लिए बोल सकते थे। 2 करोड़ रोजगार कहां है? 2 करोड़ रोजगार आए क्या? जब एक मंत्री से संसद में पूछा जाता है तो वो बोलता है 8 साल में सबसे कम रोजगार अगर कभी क्रिएट, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी हुई है तो वो इस साल है। ये प्रॉमिस करके गवर्नमेंट में आए थे।
तो ये सब झूठी बातें। सर, आप मुझको ये बताएं, रफाइल के बारे में पूछा जाता है, आप रफाइल स्कैम के बारे में पूछा जाता है, कितने लोगों को डिसबर्समेंट ऑफ लोन हुआ है, उनमें भी विशेषकर जो SC ST के और महिला वर्ग के लोग हैं उनको कितना डिसबर्समेंट हुआ है आपके नजर में? देखिए समस्या क्या है कि आपकी दृष्टिकोण जो है ना वो विदेशी दृष्टिकोण है। रफाइल स्कैम पे क्यों नहीं बता सकते कितने हजार करोड़ रोजगार में विश्वास रखते हैं? आपने कर्नाटक से कॉन्ट्रैक्ट उठा के कंपनी को दे दिया, कांग्रेस का विदेशी पार्टी ना घोषित कर दीजिएगा, इमीडिएट कंपनी बना दी, बस यही बाकी रह गया। सपोर्ट करके आज ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि कितने करोड़ का स्कैम हुआ है। सर कांग्रेस तो विदेशी पार्टी है, आप बात कर रहे हैं। अरे सर, आज की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो हमारे 39 लोग जो मारे गए इराक में, तो जिन आतंकवादी ISI वालों ने मारा उनको आईसिस ने उनको आतंकवादी नहीं उग्रवादी बोलते हैं। ये तो हेल्प ली है, मतलब ये तो बिहार में सर ये तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जो स्पोक्स पर्सन है वो उग्रवादी बोलते हैं आतंकवादियों को भी, आईसिस को, जिससे पूरी दुनिया भय खाती है। अरे ये भी अच्छा ठीक है गुलरेज साहब, रावत साहब मुझे बस ये बताइए कि लिंगायत कम्युनिटी जिसका यहाँ पर इतना जिक्र हो रहा है, अगर अलग रिलीजन का दर्जा मिल जाता है तो उस कम्युनिटी का फायदा है? आपको कुछ नजर आ रहा है फायदा? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है और ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये एक बिखराव की शुरुआत है। अगर कांग्रेस पार्टी या सिद्धिरमैया इस प्रकार का फैसला लेते हैं तो हम पूरा इसका घोर विरोध करेंगे और इस प्रकार बहुत सारे हिंदू धर्म में पंथ हैं और वो पंथ फिर सिर उठाएंगे और वो जाकर के अपने तो बतौर एक हिंदू धर्म गुरु आपको लिंगायत कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं है? भावना क्या है? अभी जैसे सिया और सुन्नी है, अगर सिया बोलेगी कि हमें तो अलग धर्म बनाना है, हम मुसलमानों के साथ नहीं रहते, हम अब उस मस्जिद में नहीं जाते, हमारी विचारधारा अलग है, तो इसी प्रकार से अगर कोई बोलता है कि मैं शिव भक्त हूं, मैं शिव भक्त को नहीं मानता, मैं शिवलिंग को मानता हूं, मैं मूर्ति को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, मैं इसको नहीं मानता, मैं जलाता तो ये कहते हैं ना कि शिव की पूजा ही नहीं करते हम। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं कि हैं तो वो हिंदू ही ना पुराने। हाँ। तो इस वजह से अगर उनको इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है तो वो गलत है और इससे हिंदू धर्म का विघटन होने की संभावना बहुत ज्यादा है और ये फैसला अगर होता है तो बहुत ही खतरनाक फैसला होगा और ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बुरी खबर हो जाएगी आगे के लिए, जो वैसे ही हिंदू धर्म में बहुत सारे विस्फोट करके बैठे हुए। कभी मायावती धमकी दे देती है मैं बौद्ध बन जाऊंगी, कभी कोई बोलता है, कभी राम रहीम के लोग बोल देते हैं मुसलमान बन जाएंगे, कभी कोई बोल देता है, तो ये इस तरह के उपद्रव फिर चालू हो जाएंगे। नहीं तो ये बीजेपी जो कर्नाटक में कह रही है कि कर्नाटक में हिंदू खतरे में है, तो ये आपको सही लगता है ये बात? नहीं तो अभी अगर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो फिर तो हिंदू खतरे में हो ही गया ना। हिंदू खतरे में, बिल्कुल खतरे में है। हाँ। अगर इस प्रकार का फैसला ले लिया तो बीजेपी की बात में कोई भी रिलीजन में इस देश का कोई भी रिलीजन इतना कमजोर नहीं है कि किसी के बोलने से खतरे में आ जाए। और अगर किसी जरूरतमंद कम्युनिटी सही बात है, अंदर जाकर के देखिए मान्यवर, बंगाल में जाकर के देखिए क्या हाल हो रखा है, बिल्कुल आसाम में जाकर के देखिए क्या हाल हो रखा है, जम्मू कश्मीर में जाकर देखिए क्या हाल हो रखा है हिंदुओं का। आपके कहने से नहीं होता। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, जैसे ये सियासत ही है दरअसल जो बंटवारा करती है। कुछ दिनों पहले तक लगातार ये कोशिश की जाती रही सियासत के चलते कि भाई मुसलमान जो हैं वो खतरे में हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। अब कहा जाने लगा कर्नाटक में इलेक्शन है, फायदा उठाना है तो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। ये सियासत ही बेड़ा गर्क कर रही है क्या सब? देखिए जहां इनको बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को, इन सियासी लोगों को जहां जिस कम्युनिटी का वोट लेना होता है उसी को खतरे में बता के डराकर उसका वोट ले लेते हैं। ये आप देखते हुए आ रहे हैं हिंदुस्तान की सियासत इसी पर कहीं ना कहीं निर्भर कर रही है। अभी कितनी बड़ी अजीब बात डॉक्टर रावत ने कही कि साहब हिंदू खतरे में है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू खतरे में है तो बीजेपी क्या कर रही है, फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, शासन आपका है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अगर मुसलमान इस बात को कहे कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम खतरे में है, तो एक बात समझ में आती है। अरे सुन लीजिए, नहीं, मैं तो उंगली उठाता हूँ, मैं तो हमेशा बीजेपी को बोलता हूँ हिंदू खतरे में, बंगाल के अंदर क्या हाल है सुनिए नहीं कर सकते। वैसे मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आपके अंदर बड़ी कमी है, जब आप बोलते हैं हम सुनते रहते हैं, हम बोलते हैं तो आप बोलना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आतंकवाद फैला रहे हैं आप। हम कमजोर हैं, हमें दबाना चाहते हैं आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं आज हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो,
इस थ्योरी को समझना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा कि ये सियासी पार्टी कब तक हमें बेवकूफ बनाती रहेंगी, कब तक हमें हिंदू और मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, या दलित को अगड़े पछड़े की लड़ाई कब तक हम हिंदुस्तान में लड़ी जाती रहेगी और कब तक ये वोट लेते रहेंगे। ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। सही बात। ये लोग जो बैठकर आज धर्म की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, उनको नकारने की जरूरत है, उनके सामने आने की जरूरत है कि आपको अगर विकास पर बात करनी है, आपको देश को आगे ले जाने की बात करनी है, आपको रोजगार की बात करनी है, आपको एजुकेशन की बात करनी है, तो हम आपके साथ हैं। अगर आप जाति धर्म की राजनीति करेंगे तो हम किसी तरह से भी आपको वोट नहीं देंगे। नोटा का एक ऑप्शन हमारे सामने है, तमाम जातियों को, तमाम धर्म के लोगों को नोटा पर वोट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए और जमकर इस्तेमाल भी हो रहा है। तमाम लोगों देखा होगा गुजरात इलेक्शन में करीब 5.5 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाया, उसके बावजूद भी हमारे नेता समझने को तैयार नहीं है। दानिश अली साहब, क्या ये बात सच है? देखिए, ये जात की समीर भाई जी, देखिए दानिश अली साहब, ये इस देश का इतिहास रहा है कि जब रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी गई है समाज के अंदर, तब तक विरोध हुआ है। मुझे याद है जब जनता दल की हुकूमत ने इस देश में मंडल कमीशन लागू किया था, तो उस वक्त भी यही आवाज उठी थी कि ये तो हिंदुओं को बांटने की साजिश है, और मंडल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग कमंडल लेके निकल गए थे। तो ये जब रिफॉर्म्स आते हैं देश में, समाज में, तब तक ऐसी आवाजें उठती रही हैं। इस देश के में हिंदुत्व को कभी खतरा नहीं हो सकता। हिंदू समाज इस देश का बहुसंख्यक समाज है, वो कभी खतरे में नहीं हो सकता। ये तो भाजपा और उससे संघ से जुड़े संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, खाली हिंदुओं को डराने की फियर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं। फियर मॉन्गरिंग। आप लोग क्योंकि इस देश में पिछड़ों को, दलितों को उनका हक नहीं देना चाहते, उनसे रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं, इसलिए आप हिंदुओं को फियर मॉन्गरिंग करते हैं कि हिंदू समाज खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं कि बसवन्ना ने जब लिंगायत समाज की आपने आज तक कितने विधायक या कितने सांसद भेजे हैं जो अनुसूचित जाति या जनजाति से थे, और आप रेशो निकाल के देख ले भारतीय जनता पार्टी से, तो आपकी, हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है सर, आपकी सब बातें झूठ हो जाती है धरातल पर जाकर। भाई साहब, मेरी पार्टी कर्नाटक में बहुत छोटी पार्टी है। पिछली विधानसभा का क्या हुआ? आपकी पार्टी तो खुलेआम ये दावा करती है भाई कि हम नहीं देंगे मुसलमानों को टिकट, और फिर भी जीत कर आएंगे। आप किस बिना पर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं गुलरेज साहब? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? वापस बोले जी, बोलिए समीर भाई। मेरी क्या बोल रहे हैं आप? बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए समीर जी, बोलिए दानिश अली साहब। मैं ये कह रहा था कि बसवन्ना की जो टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स को हम भूल रहे हैं इस सारी बहस में। बसवन्ना ने जो रेवोल्यूशन लेकर आए कि अगड़े पिछड़े जो दलित समाज के लोग थे, उस जमाने में उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा, और उन्होंने कहा ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, सब इकट्ठे रहेंगे। वो टीचिंग ये थी। उनका विरोध ऐसी समाज में जो ऐसी कृतियां थी उससे विरोध था, जहां पर कहा जाता था कि ढोल गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उनकी टीचिंग्स का हम कर नहीं सकते। सुनिए, सर बोलना तो सीख जाए पहले ढंग से। समाज में कृतियां थी, उच्चारण तो सही करें, उच्चारण तो सही करें और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका विरोध करने के लिए ऐसी कृतियों को समाज मुझे ये बता दो कौन से समाज में कृति नहीं है? एक रेवोल्यूशन जी, आप मुझे ये बता दो कौन सा समाज ऐसा है जो पैदाशी बहुत डेवलप हुआ है? कृतियां क्या इस्लाम पैदाशी डेवलप है क्या? दानिश सर, आपने मुझे बताया, आप इन सब बातों को मानते हैं? जो टीचिंग्स है, जो लिंगायत समाज की टीचिंग्स है, उनको मानते हैं? आप उनको मानते हैं दिल से? दानिश जी, आप मुझे ये बताएं, दानिश जी, मिस्टर दानिश, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लिंगायत समाज की जो मूल विचार है उसको मानते हैं आप? मतलब बिल्कुल लिंगायत समाज के जो मूल विचार हैं, जो आप मानते हैं विचार हैं, उसको सबको मानना चाहिए। इसमें कहां बुराई है? अरे जो बराबरी का कोई भी समाज
कोई भी तो धर्म एक काम जो करें, मैं बराबरी आपको की बात करता है मैं उसको आपको हमें इनवाइट करता इंसानियत हूं। पूरी बात बात तो को सुनिए। मानना चाहिए। सर वैसा ही विचार हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों का भी है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप सुबह मेरे साथ शाखा चला करें। अरे पंडित जी, आप लिंगायत समाज की बातों से सहमत हो तो आप लिंगायत बन नहीं, जाओ। ये कौन सी बात है कि लिंगायत बन जाए भाई? अग्री करना, ये कौन सी शाखा बात में है? देश लिंगायत समाज को आइडियल बांटने की वर्शिप बात नहीं होती करता है। है, लिंगायत शाखा में एक ईश्वर को मानता है। तो लिंगायत लोगों में तो के कोई भी दिमाग आ में सकता है। जहर घोला जाता ठीक है। ये शाखा discussion वहीं में पहुंचा देश है। और समाज को बांटने की बात होती है। तनवीर अहमद साहब, सर, आप कितनी बार गए? एक बड़ा मूल सवाल ये है सर, मैं कि तो- आखिर मैं ऐसा तो क्यों होता अधिकांश है कि समय जब सुबह की चुनाव शाखा नजदीक जाता हूं आते हैं तो डेवलपमेंट और सरकार के 5 साल में क्या कामकाज रहे, ये सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और धर्म जो है वो हावी हो जाता है। सही। मजहबी सियासत उमड़ने सही है। लगती है, जमकर मजहब की बातें होने लगती हैं, मजहबी बंटवारा होने लगता है। क्या आज भी जो हमारा वोटर है वो इन सब मुद्दों पर जी। ज्यादा प्रभावित होता है क्या और वोट देता है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। हमारी जमहूरियत अभी डेवलप होना है, मैच्योरिटी आना है वोटर्स में, जो कि नहीं आ रही है। लिटरेसी, डेमोक्रेसी का लिटरेसी बहुत कम है। जैसा कि अभी हमारे गुलरेज शेख साहब ने कहा कि इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये सही है कि कांग्रेस ने किसी हद तक लिंगायत के इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया। इसी तरह बीजेपी बहुत ज़्यादा करती है हिंदू वोट बैंक के लिए एक्सप्लॉइटेशन, और उसे एक ही जाति के, एक ही जात के, एक रिलीजन के लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा प्यारे, महबूब और डियर हैं। दूसरी जो बड़ी माइनॉरिटी होती है उनको तो आप कुत्ते के बच्चे कह देते हैं कि हो जाता है, कभी एक्सीडेंट कोई आ जाता है। तो ये मतलब एक बड़े तबके के इमोशंस का इन्हें ख्याल नहीं है। अब अगर वाकई लिंगायत धर्म के इमोशंस का बीजेपी को ख्याल है, सर, आप तो मुझको वो ये बताएं। कैटेगरिकली नहीं, कहना आप चाहिए बताएं कि मुझको। ये सर, साहब तनवीर गलत जी, हुआ है, तनवीर जी, आप ये लेकिन वो बताएं करने कि की मोदी हिम्मत सरकार नहीं बनने है के बाद देश में इनमें। कितने दंगे अब हुए और बात यूपीए के रही- कार्यकाल में कितने हुए ये- थे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी वो की आप सरकार देते बनने रहिए। के देखिए, बाद मैं पिछले 10 आपका महीने जवाब नहीं में दे रहा हूं, कोई जो दंगा सूरत हुआ? हाल है मैं वो पेश कर रहा हूँ। सूरत हाल हुआ, पेश कर रहा हूँ, लेकिन इसको मान आप नहीं भी रहे, देख सर, रहे हैं, हम स्टेटिक्स भी बात देख कर रहे रहा हूं, हैं, सर, वो तो और आगे इसमें बात कर रहा हूं सारी ना। जमातें शामिल हैं। फाइनली देखिए, तो आंकड़े ही होते कॉन्स्टिट्यूशन हैं ना। कहता है सोशल जस्टिस की, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सोशल जस्टिस की, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इकोनॉमिक जस्टिस की। ये दोनों फेल हो रहे हैं। ना तो आप सोशल वही तो मोदी जी कहते ना आप हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस कि करवा मेरे रहे लिए हैं। सबसे और सर्वोपरि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है। ये कहता है कि आप बीजेपी के अपने जमाने में लिंचिंग होती है। कल्चर को अपनाइए, बीजेपी की प्रैक्टिस सरकार में कीजिए। धंधे नहीं होते हैं। वो उसमें आप क्यों बाधा डाल रहे हैं? देखिए, आप बताएं ये उनका कि अपना जिन बेसिक राज्यों राइट में है भी लिंगायतों कांग्रेस का, पार्टी की सरकार और ये थी, कहना कि रेशो ये के अनुसार इमोशनल मुसलमान जो थे उनकी वो सरकारी नौकरियों में सबसे कम होते थे। वो जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार रही है लंबे समय से, कि अपनी पॉपुलेशन रेशो से ज्यादा मुसलमान सरकारी नौकरियों में। मैं आपसे आंकड़ों पे बात करता हूं सर। लीडर्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, एक-एक यहाँ करके की रूलिंग क्लास है, यहाँ के एक-एक अफसरान में उनकी मुझे तादाद है। यहाँ लिंगायत मजहब के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, वो बुद्धिजीवी लोग हैं। नॉर्थ कर्नाटका में जाके देखिए, हर पोल की दूरी पर लिंगायतों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इतनी अवेयर्ड कम्युनिटी पर आप ये इल्जाम लगा दें कि ये इमोशनली एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, ये तो फिर लिंगायत स्वामियों का मतलब ये उनकी हतक है। उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग समझदार लोग हैं। अरे साहब, उनका एजुकेशन लेवल स्टेट में सबसे ऊंचा है, ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा लिंगायत शादिल साहब, मुझे बस ये बताइए, अब और आप ये बताइए, वक्त खत्म होने जा रहा है। शादिल साहब, ये राहुल गांधी को बार बार महाभारत का जिक्र करना, बीजेपी वालों को कौरव बताना, खुद को पांडव बताना, या फिर मंदिर जाना, दरगाह जाना, चर्च जाना, इन सब में क्या ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है या क्या, बनिस्बत इसके कि वो 5 साल में सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक पे किया क्या, ये बताकर वोट लें? सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटक में क्या किया, इस बात की जानकारी कर्नाटक की जनता को ऑलरेडी है। यहां पर राहुल गांधी जी जब आकर अगर किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में जाते हैं, तो ये अपना एक आस्था होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है।
अगर कोई व्यक्ति जैसे कि आज ही इन्होंने कोट किया है हमारे गुलरेज साहब ने अभी कि दरगाह में चादर भेजी गई अजमेर शरीफ, तो ये आस्था है, एक बिलीव है। इसको आप चाहे तो पॉलिटिकल रंग दे दो और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दो, या उसको एक साइड में रखते हुए जो काम की बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आज नहीं सर, हम तो हर साल भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी बोली हैं जो यहां पे डिस्कस होना चाहिए थी। उन्होंने रफाइल स्कैम के बारे में बोला है, उन्होंने बेरोजगारी का जो प्रॉमिस हुआ था जिसके अगेंस्ट कोई डिलीवरी नहीं हुई उसके बारे में बोला है, जो कि झूठ है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बोला है, उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस स्वरोजगार हुआ है, देश में स्वरोजगार हुआ है, आने के लिए कौन कौन से वादे किए थे और वो कितनी बुरी तरह से फेल हुए हैं। इन सारी बातों का जिक्र उस स्पीच में है। और उसके साथ में वो दरगाह में भी गए हैं, मंदिरों में भी गए हैं, मठ में भी गए हैं, और जो बिलीफ सिस्टम हमारे कार्यकर्ताओं का है या हमारे लीडर्स का है, लोकल लीडर्स का है, उन सारे बिलीफ सिस्टम्स को मानते हुए सबको साथ में लेके अगर वो जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कम से कम बीजेपी से बेहतर है कि जो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और उसके बदले में सिर्फ समय मुझे मिलेगा क्या? दानिश अली साहब, ठीक है, मैं एक सवाल दानिश अली साहब आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि पोस्ट पोल सर हमको मिलेगा आप लोगों का अलायंस हो जाए, साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ आपका अलायंस भी आ जाए, बीएसपी और जेडीएस का? क्या ये रास्ते आप लोगों ने खुले रखे हैं? देखिए सियासत में कभी भी रास्ते बंद नहीं हुआ करते, और लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो जो है उसकी खूबसूरती ही ये है कि हम लोग भले ही जो है बैठ करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो देश हित में, राज्य के हित में एक साथ बिल पर वोट करते हैं। तो वो सवाल आज नहीं है। आज हम दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ यानी बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए आप लोग साथ में भी कर्नाटक में चुनाव लड़ रहा है, और हम नहीं, हम 5 साल कांग्रेस की हुकूमत और 4 साल केंद्र में बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ कर्नाटक की आवाम से जो है, कर्नाटक की आवाम उनसे हिसाब मांग रही है। कर्नाटक को 5 साल येडियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, बीजेपी ने लूटने का काम किया था, और पिछले 5 साल से कांग्रेस की हुकूमत जो है, वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां लोग परेशान हैं। लोग जो है इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से आजिज आ चुके हैं। इसलिए जनता दल सेकुलर के नेतृत्व में जो बसपा, जनता दल सेकुलर और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, आपके पास कर्नाटक की आवाम उसको वोट देगी। कर्नाटक की राह आसान नहीं है। देखिए, मैं एक फाइनल कमेंट आपको दूंगा कि आपने और हम सब ने टेंपल रन खेल खेला है, तो टेंपल रन बोल दे, मस्जिद रन बोल दे, चर्च रन बोल दे, तो जो कार्टून उसमें दौड़ता है वो कितना भी लंबा दौड़ ले, कितना भी तेज दौड़ ले, वो कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, आखिरी में गिरता ही गिरता है। तो यही होना है कार्टून के साथ। चलिए, कौन गिरता है, कौन संभलता है, कौन उठकर खड़ा हो जाता है वापस, ये हम देखेंगे। इस बार बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है कर्नाटक की लड़ाई, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, और इस मास्टर स्ट्रोक के बाद सिद्धरमैया के और भी ज्यादा दिलचस्प होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। शादिक साहब, मैं आता आपके पास, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।